पिछले 65 सालों से नासा का अगर कोई मिशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है तो वो वॉयेजर मिशन है। साल 1977 में लॉन्च हुए वॉयेजर 1 और 2 पिछले 47 सालों से लगातार हमें सोलर सिस्टम का डेटा सेंड कर रहे थे। इन्हीं स्पेस प्रोब के कारण हम पहली बार जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के करीब जा सके और उनकी सटीक इमेज भी ले पाए। वॉयेजर प्रोग्राम के कारण ही नासा ये डिटेक्ट कर सका कि सोलर सिस्टम के लास्ट 2 ग्रह यूरेनस और नेपट्यून कितने ज्यादा ठंडे हैं और उनकी सतह कैसी है। वॉयेजर 2 के बाद नासा का आज तक कोई भी प्रोब इन दोनों ग्रहों पर नहीं पहुंच सका है, पर कुछ महीनों पहले नासा के वॉयेजर 1 और 2 हमसे संपर्क तोड़ दिया था। नासा के इंजीनियर इन्हें रिवाइव करने के लिए एक कई कमांड भेज रहे थे, पर ये दोनों ही प्रोब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे। हालांकि कुछ समय बाद नासा वॉयेजर 1 और 2 से कांटेक्ट कर लेता है, पर वॉयेजर 1 स्क्रिप्ट लिखते हुए हमसे कांटेक्ट में तो है, पर वो कोई भी साइंटिफिक डेटा हम तक सेंड नहीं कर पा रहा है। मानव इतिहास के ये तो सबसे शानदार प्रोब्स की मदद से ही हम आज अपने सोलर सिस्टम को जान सके हैं। इस समय वॉयेजर 1 और 2 दोनों ही इंटरस्टेलर स्पेस में है, जहां वॉयेजर 1 अर्थ से 24 अरब किलोमीटर दूर है तो वॉयेजर 2 हमसे 20 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी विशाल है कि अगर पृथ्वी जैसे ग्रह इस दूरी में समाते हुए रखे जाएं, तो 17,44,000 पृथ्वी भी वॉयेजर 1 के लिए कम। हर 12 मिनट में वॉयेजर 1 पृथ्वी जितने विशाल ग्रह को पार कर रहा है और ऐसे ही 1 करोड़ 2 सालों तक पार करता रहेगा। पर वॉयेजर 1 और 2 इस दूरी और स्पीड के बाद भी ये हमसे अभी भी संपर्क में है और इनकी मदद से लगातार इंटरस्टेलर स्पेस का साइंटिफिक डेटा लेते आ रही है। तो ऐसे में क्या आपके मन में कभी विचार आया है कि पृथ्वी से 24,000 किलोमीटर दूर जहां लाइट को भी जाने में 22 घंटे लगती है, तो वहां से हम इन छोटे से स्पेस प्रोब उसको कैसे कंट्रोल करते हैं और वो कैसे हमें पृथ्वी पर नासा को अपनी सारी जानकारी और पोजीशन देते रहते हैं। कैसे इनकी मदद से हमने सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों की इमेज ली है और कब तक ही हमें अपनी पोजीशन और साइंटिफिक डेटा देते रहेंगे। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या ये कभी किसी एलियन सिविलाइजेशन से मिल पाएंगे और मिलेंगे? ये तो उन्हें हम तक यानी पृथ्वी पर आने में कितने साल लगेंगे। तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ एक और ब्राह्मण की यात्रा में, जहां हम वॉयेजर 1 और 2 के भविष्य और एलियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर आप वॉयेजर प्रोब को ध्यान से देखें तो आप इसमें कई इंस्ट्रूमेंट्स को पाएंगे जिन्हें आप इस 3D मॉडल में देख सकते हैं। हालांकि मैं सभी इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर वॉयेजर प्रोब में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनके बिना सिग्नल ना तो भेजा जा सकता है और ना ही रिसीव किया जा सकता है। वॉयेजर की तरह ही आज के भी सभी प्रोब ऐसे ही सिग्नल सेंड और रिसीव करते हैं। सबसे पहले वॉयेजर प्रोब की लोकेशन और उसकी पोजीशन को जानने के लिए नासा उससे जरूरी डेटा लेता है। वॉयेजर में लगा फ्लाइट डेटा सिस्टम नासा को उसकी पोजीशन भेजता है। जब वॉयेजर 1 और 2 लॉन्च हुए थे तब इनके सभी इंस्ट्रूमेंट काम करते थे, तो उसी समय में जाकर के हम इसकी प्रोग्रामिंग और कम्युनिकेशन को और आसानी से समझ सकते हैं। अपने लॉन्च होने के 2 साल बाद ही वॉयेजर 1 और 2 जुपिटर ग्रह के पास आ चुके थे। वाइजर 1 जनवरी 1979 से ही जुपिटर की इमेज लेना शुरू कर देता है। मार्च 1979 में ये जुपिटर के करीब होता है, तो वहीं वॉयेजर 2 भी इसी के थोड़ा पीछे होता है। वॉयेजर 1 यहाँ पर 60 दिन तक इस विशाल ग्रह की 19,000 इमेजेस लेता है। आप इस स्क्रीन पर इन इमेजेस को देख सकते हैं। वाइजर प्रोब्स में 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, बहुत कम मेमोरी में ही अपने सभी काम करते हैं। इसी मेमोरी के कारण ही इन कंप्यूटर्स में कमांड स्टोर होती है और आगे प्रोसेस होती रहती है। तो वॉयेजर प्रोब सबसे पहले अपने मेन कैमरे से इमेज कैप्चर करते हैं, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होती है। उसके बाद कैमरे द्वारा ली गई एनालॉग इमेज एक ही तरह की ब्राइटनेस पर ली गई इमेज को मेन बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस बाइनरी डेटा में हर एक पिक्सल की ब्राइटनेस का डेटा होता है। उसके बाद वाइजर का कंप्यूटर कमांड सिस्टम इस इमेज को हाईली कंप्रेस करता है ताकि डेटा का साइज कम हो और इंफॉर्मेशन बनी रहे। अरबों किलोमीटर की दूरी पर कंप्रेशन बहुत जरूरी होता है। इसके बाद वाइजर इस कंप्रेसर डेटा को रेडियो सिग्नल्स में इनकोड करता है, इसे आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। एनकोडेड सिग्नल फिर वाइजर में लगे हाई गेन एंटेना में जाता है, तो इसे फिर एक पतली बीम के जरिए पृथ्वी पर भेजता है। यहाँ तक वॉयेजर का काम पूरा हो चुका है और सिग्नल पृथ्वी पर आ चुका है। अब पृथ्वी पर लगा डीपर स्पेस नेटवर्क इसे रिसीव करता है। ये नेटवर्क पृथ्वी के 3 अलग अलग हिस्सों पर लगे विशाल का रेडियो इन तीनों के जरिए बना है, जो कि पूरी पृथ्वी को एक तरह से कवर करते हैं। नासा के प्रोब्स इसी नेटवर्क पर डिपेंड हैं और वैज्ञानिक इसी के सहारे कई रेडियो वेव्स को डिडक्ट करके उसे पीआरएचते हैं। तो वाइजर के हाईगन एंटेना से आया सिग्नल पृथ्वी पर
डीप स्पेस नेटवर्क को मिल चुका है। अब डीप स्पेस नेटवर्क इस सिग्नल को एम्पलीफायर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरबों किलोमीटर दूर से आया रेडियो सिग्नल काफी वीक होता, इसलिए एप्लीकेशन के जरिए ही इसे आगे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद यह सिग्नल वैज्ञानिकों के पास जाता है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इन सिग्नल को डिकोड करती है और बाइनरी फॉर्मेट में आए इन सिग्नल्स को पिक्सल की ब्राइटनेस के आधार पर फिर कंप्यूटर द्वारा आगे इमेज बनाने के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है। हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से आए सिग्नल्स को भी इसी तरह डिकोड करते हैं और हर पिक्सल की ब्राइटनेस और डार्कनेस को कवर करके एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाते हैं और कई फिल्टर से ली गई इमेज को कंबाइन कर एक शार्प इमेज तैयार की जाती है, जिससे हम अपने स्क्रीन पर देखकर ब्रह्मांड को निहारते हैं। हालांकि वॉयेजर की तुलना जेम्स वेब से नहीं की जा सकती है, पर वॉयेजर के डेटा को 20-47 साल पहले और अभी भी इसी तरह प्रोसेस किया जाता है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्पेस में भेजे गए प्रॉप्स इसी के जरिए अपने सिग्नल भेजते हैं। दूसरा, इसे जीस फ्रीक्वेंसी पर भेजा जाता है। वो आम टेलीफोनिक डिवाइस और टीवी से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, जिसके कारण डीप स्पेस नेटवर्क इसे अलग से कवर कर हमें प्रोसेस करने के लिए सेंड कर देता है। पर अब वाइजर प्रॉब की पावर बहुत कम हो चुकी है। प्लूटोनियम 238 पर चलने वाले एप्रॉक्स अपने लॉन्च होने के हर साल बाद 0.79% के रेट से अपनी पावर कम करती जा रही है। इतने सालों में कई इमेज इजर डीप स्पेस और आइस जायंट यूरेनस और नेपच्यून की इमेजेस भेजने के कारण इनकी पावर अब बस खत्म होने के कगार पर है। प्लूटोनियम 238 की हाफ लाइफ 87 साल है। लॉन्च के टाइम ये 470 वोट पावर जनरेट करते थे और थोड़ी बहुत एनर्जी हिट के जरिए वेस्ट हो जाती थी। अब जैसे जैसे 47 साल हो गए हैं तो फ्यूल भी काफी कम बचा है और वॉयेजर 1 इसी कारण अब बहुत कम पावर पर काम कर रहा है। नासा मानता है कि अगले साल से लेकर के 2032 के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पूरी तरह बंद हो जाएंगे और अनंत ब्रह्मांड में हमसे बिना कांटेक्ट किए भटकते रहेंगे। इस समय भी वाइजर प्रॉब से सिग्नल नहीं, कई महीनों तक हमें रिसीव नहीं होते हैं। धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट कर ही लिया जाता है। बहुत फ्रेंड सिग्नल और पृथ्वी से बहुत दूरी होने के कारण इन्हें कमांड देने और रिसीव करने में 45 घंटे तक लग जाते हैं। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि क्यों कई बार हमें वॉयेजर प्रॉब्स की ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि सिग्नल लॉस हो गए हैं। फिलहाल वॉयेजर 1 हमसे 24 अरब 37 करोड़ DH किलोमीटर दूर है और इसमें लगे 3 कंप्यूटर में से एक ने काम करना बंद कर दिया है। नासा अभी भी इसे रिजॉल्व नहीं कर सका है और अब उम्मीद भी कम है। फ्लाइट डेटा सिस्टम से कॉन्टैक्ट न होने के कारण हम वाइजर 1 की पोजीशन और उसकी सिस्टम की कोई भी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, जिससे लगता है कि अब ये धीरे धीरे हमसे दूर होने की कगार पर है। वहीं वॉयेजर 2 जो कि पृथ्वी से 20 अरब 37 करोड़ DH किलोमीटर दूर है, फिलहाल हमें हर तरह का साइंटिफिक डेटा भेज रहा है। इसे देखते हुए लगता है कि वॉयेजर 2 कई साल तक हमसे कांटेक्ट में रहने वाला है। दोनों ही प्रॉब्स में गोल्डन डिस्क है, जिसमें पृथ्वी की हर चीज के बारे में जानकारी दी गई है। साथ में इस डिस्क में उसे चलाने का तरीका भी दिखाया गया है। अगर आज से हजारों साल बाद कोई एलियन वाइजर को कैप्चर कर ले तो वह इन डिस्क के जरिए पूरा डेटा डिकोड करके हम तक आसानी से पहुंच सकता है। ये काम कैसे करेगा और उसकी डिस्क उन्हें पृथ्वी का रास्ता बताएगी। फिलहाल ये दोनों प्रॉब्स अभी किसी खास प्लैनेट और स्टार की डायरेक्शन में नहीं है। इन्हें हमारे सोलर सिस्टम के आउट क्लाउड से निकलने में ही 30,000 साल लगेंगे और उसके बाद भी ये किसी भी स्टार के नजदीक नहीं होंगे। वॉयेजर 1 की सबसे पहली क्लोज अप्रोच 40,000 साल बाद ग्लीसे 445 स्टार से होगी, जो अभी हमसे 17 लाइट ईयर दूर है। पर हैरानी की बात यह है कि स्टार खुद वॉयेजर 1 से भी 7 गुना तेजी से हमारी ओर आ रहा है। तो जब वॉयेजर 1 इसके पास से गुजरेगा, ये स्टार हमारे सूर्य से मात्र 3.4 लाइट ईयर दूर होगा, जिससे ये प्रॉक्सिमा सेंटुरी को भी पीछे छोड़ DH कर कुछ सालों के लिए हमारा पडेड सितारा बन जाएगा। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस स्टार सिस्टम में कोई एलियन सिविलाइजेशन होगी तो वॉयेजर 1 को ट्रैक करके हमारी पृथ्वी पर आ सकती है। पर अगर यहाँ भी वॉयेजर 1 को एलियन नहीं मिले तो वो अगले 3 लाख साल तक बिना किसी स्टार के नजदीक आए हुए ऐसे ही मिल्की वे गैलेक्सी में भटकता रहेगा। वही वॉयेजर 2 भी इसी तरह किसी भी खास स्टार की ओर नहीं जा रहा है। 42,000 साल बाद ये पृथ्वी से 10 लाइट ईयर दूर रोज टू फोरेट स्टार से 1.7 लाइट ईयर की दूरी से होकर गुजरेगा। अगर इंसानी स्केल पर बात करें तो इसे इस स्टार से भी डिटेक्टेड करना मुश्किल है, पर इसकी क्लोज अप्रोच अब 42,000 साल बाद इसी ही स्टार सिस्टम के एलियन से हो सकती है। नहीं तो ये भी गैलेक्सी में भटकता रहेगा। भले ही वॉयेजर प्रॉब की पावर 4 या 8 साल बाद खत्म हो जाए, पर इनकी गोल्डन डिस्क और ये प्रॉब्स 4 अरब साल तक बिना किसी एस्ट्रॉइड से टकराए हमारी गैलेक्सी में भटकते ही रहेंगे, जो सच में हैरान कर देता है। वाइजर प्रॉब्स ह्यूमंस द्वारा बनाई गई पहली ऐसी चीज है जो इंटरस्टेलर स्पेस में गई है और इसका ये रिकॉर्ड अब कोई भी नहीं तोड़ सकता है। अब अरबों सालों तक मानवों की गाथा लिए ब्रह्मांड में एलियंस का इंतजार करते ही रहेंगे। ये भी हो सकता है कि हम इंसानों के सभ्यता भविष्य की ही हो इन प्रॉब्स खोजकर हमारे बारे में जाने
ये सोचकर ही मैं हैरान हो जाता हूँ कि ब्रह्मांड कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है दोस्तों। इसमें इतना ही है जहाँ हमने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के कम्युनिकेशन की बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इन दोनों के काम करने के तरीके भी समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो जी भर के कमेंट कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।